आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा लगा कि कई सारे दोस्तों ने 9 बजे के बाद लगातार मैसेजेस किए कि आज आप स्टडी सर्कल शुरू करने वाले थे और क्या हुआ। तो दरअसल कुछ छोटे मोटे काम थे, तो मैंने कहा काम निपटा के 9:30 बजे आप लोगों से बातचीत करना शुरू करता हूँ। कुछ साथी आ जाएं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। दो तीन बातें कोई भी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये सवाल है कि कोई मार्क्सवाद के बारे में जानना ही क्यों चाहे। आखिर किसी को क्या रुचि हो इस बात में कि मार्क्सवाद क्या है, वामपंथ क्या है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरी बात क्या ये कि अगर मार्क्सवाद जानना चाहे तो कैसे जाने। थोड़ी सी इस पर बात करेंगे क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। मेरे पास लगातार युवाओं के मैसेज आते हैं। हालांकि ना तो मैं शिक्षक हूँ ना कोई ऐसा ज्ञाता हूँ, लेकिन लगातार चूंकि फेसबुक पे हूँ, सक्रिय हूँ, लिखता पढ़ता रहता हूँ, तो और तमाम सारे युवा मुझसे जुड़े हुए हैं, तो लगातार मेरे पास युवाओं के ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि अशोक जी या अशोक भाई या अशोक सर, मार्क्सवाद पढ़ने के लिए कैसे शुरुआत करें, क्या पढ़ें। और ये वाकई एक चिंता की बात है। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, यानी मैं बात कर रहा हूँ 91 92 से लेके 96 97 तक की, रशिया अभी तुरंत टूटा था और तमाम सारी चीज़ें थी, लेकिन पुरानी चीज़ें बची हुई थी। प्रगति प्रकाशन की बहुत सारी किताबें मिल जाती थीं और बहुत सस्ती मिल जाती थीं, 10 रुपये 15 रुपये की। जैसे मैं बताऊं कि जो कॉपी मेरे पास है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, वो 2 रुपये की थी। तो ठीक है, मतलब ये वल्गर है इतना कम दाम होना, लेकिन जब हम छात्र हुआ करते थे तो ये हमारे लिए बड़ी सुविधा थी कि ढेर सारी किताबें हम खरीद पाते थे और ढेर सारी किताबें, सबसे बड़ी बात, उपलब्ध थीं। लेकिन 95 96 आते आते ये हुआ कि पुरानी किताबें ख़त्म हो गई, फिर दोबारा किताबें छपी नहीं, तो अब किताबें बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हैं। ये एक सच्चाई है। दूसरी बात ये कि पार्टियां जो थीं वो उस समय काम कर रही थीं, सक्रिय थीं। तो पार्टियां लगातार, पार्टियों से जुड़े हुए लोग, वामपंथ से जुड़े हुए लोग लगातार ऐसी किताबें, पुस्तिकाएं, सब कुछ लिख रहे थे जिनको पढ़ते हुए लोग लगातार सीख सकते थे। ये 90 के पहले आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी किताबें आई हैं जिन किताबों को पढ़ते हुए आप मार्क्सवाद की एक मोटी समझ बना सकते हैं। 90 के बाद ये प्रक्रिया बाधित हुई, पार्टियां कमज़ोर लगातार हुई। पार्टियों के भीतर जो पार्टी स्कूल्स थे, जो पार्टियों के अंदर एक कल्चर था स्टडी सर्कल का, वो सारा का सारा कल्चर जो है वो ख़त्म हुआ। और उस कल्चर के ख़त्म होने से नुकसान ये हुआ उस कल्चर के ख़त्म होने से कि पार्टियों के भीतर और पार्टियों के बाहर पॉलिटिकल ट्रेनिंग का काम ख़त्म हो गया। मैं बताऊं, और ये मैं किसी अहंकार से नहीं कह रहा हूं, 90 के दशक के आसपास जो लोग पढ़ रहे थे, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, तमाम जगह के लोगों से हमारी मित्रताएं होती थीं, यहाँ वहाँ कार्यक्रमों में, आयोजनों में मुलाकातें होती थीं। और उस समय के छात्रों को जिस तरह से मैंने देखा है, जो मेरे साथ के छात्र थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ते लिखते हुए, दुनिया भर की चीज़ों पे बहस करते हुए, किताबों में डूबते हुए, मैं मतलब इसको बिल्कुल भी नकारात्मक मत लीजिएगा, लेकिन मेरी लगातार युवा साथियों से बात होती है, वो माहौल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हुआ है। आज ये स्थिति नहीं है कि बहुत सारे लोग वामपंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, वामपंथ के बारे में जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो छात्र जीवन में और बाकी जगहों पे बहुत एक्टिव हैं, लगातार आपको सड़क पे दिखाई देते हैं, लगातार आपको मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार आपको सेकुलरिज्म और बाकी चीज़ों के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देते हैं। उनकी भी जो वामपंथ की ट्रेनिंग है, जो मार्क्सवाद की ट्रेनिंग है, वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। वो उसकी समझदारी में अच्छी खासी कमी है। अभी लगातार कुछ लाइव्स मैंने सुने, कुछ लाइव्स कराए, और उनको सुनते हुए भी मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। तो ये एक समस्या है वाकई कि मार्क्सवाद को कैसे पढ़ा जाए। अक्सर मैं पूछता हूँ युवा साथियों से कि क्या पढ़ा आपने, तो वो कहते हैं कि सर पूंजी पढ़ लिया। तो मैं पूछता हूँ अच्छा कितना टाइम लगा पूंजी पढ़ने में, तो वो कहते हैं सर 1 महीना लगा, पढ़ गया। तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। जब बीए में मैं था और नया नया वामपंथी हुआ था, तो उस ज़माने में तो बहुत सस्ती मिलती थी, मेरे ख्याल से 30-35 रुपए का पूरा मुझे सेट मिल गया था, पूंजी का जो पहला सेट था। तो मैं ख़रीद के लाया और मैं 10 दिन में पढ़ गया था। लेकिन जो 10 दिन में पढ़ा था, जब 3-4 साल बाद
अच्छे से पढ़ लेने के बाद और बहुत कुछ कर लेने के बाद मैंने फिर से पूंजी पढ़नी शुरू की, तो मालूम चला कि वो जो एक हफ्ते में पढ़ा था वो बस पढ़ा था, उससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। तब समझ में आया कि मार्क्सवाद पढ़ने का तरीका ये नहीं हो सकता कि आप सबसे मोटी किताब सबसे पहले उठा लें और उसको पढ़ लें और आपको लगे उसमें से कुछ थोड़ा बहुत जो ज्ञान आप ग्रहण कर लें, या थोड़े बहुत जो डायट्री या जो आप मतलब कुछ कहते हैं ना कुछ बोलने के लिए सीख लें, उसमें से दो चार वाक्य उठा लें, दो चार मुहावरे उठा लें और आपको लगे आपको वामपंथ आ गया, तो वो वामपंथ का आना नहीं है। जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे आप गणित पढ़ते हैं, जैसे आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, जैसे दुनिया का कोई भी विषय पढ़ते हैं, वैसे ही मार्क्सवाद को पढ़ने का अपना एक तरीका है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना होता है। छोटी से छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ आपको बढ़ना होता है और आपको समझना होता है कि दरअसल वामपंथ है क्या। जैसे एक मोटी बात मैं बताऊं, वामपंथ अपने आप में क्या है, बाकी प्रैक्टिकल का सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर मूल रूप में आप देखेंगे तो मार्क्सवाद एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। तो उस दर्शन को समझने के लिए उस दर्शन का जो मूल है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वो आपको समझना पड़ेगा। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझने के लिए आपको द्वंद्व भी समझना पड़ेगा क्या होता है और भौतिकवाद भी समझना पड़ेगा। और भौतिकवाद समझने के लिए आपको वो पूरी दर्शन की परंपरा समझनी पड़ेगी जिससे भौतिकवादी दर्शन बढ़ते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तक या मार्क्सवाद तक पहुंचा है। आपको उन दर्शनों के बारे में समझदारी विकसित करनी पड़ेगी मार्क्स ने जिसकी आलोचना की है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि हेगेल का दर्शन जो था वो सिर के बल टिका हुआ था और मार्क्सवाद ने उसको सीधा खड़ा कर दिया, ये अक्सर आप सुनेंगे। लेकिन इसका अर्थ क्या है, किस तरह से किया, क्या लिया उसमें से, क्या छोड़ा, किस प्रक्रिया को उसमें जोड़ा और कैसे किया, यह समझने के लिए आपको ईमानदारी से बताऊं कि भारतीय दर्शन परंपरा और पश्चिमी दर्शन परंपरा दोनों की एक समझ होनी बेहद जरूरी है। इसलिए पहले तो आप ये जानिए कि दर्शन क्या है, फिर आप जानिए कि भाववादी दर्शन क्या है और भौतिकवादी दर्शन क्या है, भाववाद और भौतिकवाद में फर्क क्या है। और जब आप समझ लिए कि भाववाद और भौतिकवाद में फर्क क्या है, तो फिर आप देखिए कि भौतिकवादी दर्शनों का विकास कैसे वहां तक हुआ जहां से मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विकास किया। यह हो गई पहली चीज जिससे आपको उसका बेसिक टूल मिल गया। अब इस टूल से मार्क्स ने सारी चीजों को जो एनालाइज किया, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको समझना चाहिए। एक तो इतिहास, जिसको ऐतिहासिक भौतिकवाद हम कहते हैं, हिस्टोरिकल मेटलिज्म कहते हैं। तो आप जब वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, सीधे वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, इस वर्ग संघर्ष को मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सहारे किस तरह से एनालाइज किया, और जब वर्ग संघर्ष को एनालाइज किया तो वर्ग संघर्ष के टूल से या वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में इतिहास कैसे आगे बढ़ा, जब आप इसको समझ लेते हैं तो यह ऐतिहासिक भौतिकवाद होता है। इसीलिए कश्मीरनामा जब मैंने लिखा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो वामपंथी हैं, लेकिन आपने ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया। मेरे मार्क्सवाद ने, जो मार्क्स को मैंने पढ़ा है, और मतलब किसी गुरूर के साथ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मार्क्स को ठीक ठाक पढ़ा है मैंने, तो मैंने जो मार्क्स को पढ़ा है उसमें मार्क्स ये नहीं कहते हैं कि ये बताइए और ये छुपाइए, मार्क्स ये नहीं कहते हैं कि ये लिखिए और इसको मत लिखिए। मार्क्स एक टूल देते हैं और उस टूल के सहारे इतिहास को एनालाइज करने के लिए कहते हैं। तो मेरे लिए मार्क्सवाद का अर्थ, मार्क्सवादी तरीके से इतिहास लिखने का अर्थ यह है कि मार्क्स ने जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का टूल दिया है, जिससे वर्ग संघर्ष की अवधारणा निकली है, और जिस वर्ग संघर्ष के सहारे वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को डेवलप करते हैं, इतिहास में हुए सारे विकास को डेवलप करते हैं, उन्हीं टूल्स का सहारा लेकर जब मैं इतिहास लिख रहा हूं तो मैं कश्मीर के इतिहास की एनालिसिस करूं। ये मेरे लिए मार्क्सवाद है। मेरा तरीका ये नहीं हो सकता कि अच्छा सीपीएम ने ये कहा था तो चलो ये कह देते हैं, सीपीआई की लाइन ये है तो चलो ये कह देते हैं, अच्छा इसमें तो ये गड़बड़ लग रहा है तो इसको छुपा लेते हैं। ये मेरा तरीका नहीं है और ये मेरे लिए मार्क्सवादी तरीका नहीं है, ये बेईमान तरीका है। पहली बात तो ये, मार्क्सवाद किसी पार्टी की जागीर नहीं है, एक सवाल। दूसरी बात, बिना पार्टी के कोई क्रांति या कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। ये बहुत साफ बता रहा हूं कि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी भूमिका इतनी ही हो सकती है कि वो चीजों की एक समझ बनाने में आपकी मदद करें। लेकिन जब भी दुनिया में कोई आमूल चूल परिवर्तन होगा, वो संगठन करेगा, वो पार्टी करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीपीएम करेगी, कि सीपीआई करेगी, कि सीपीआईएमएल करेगी। हो सकता है ये कोई ना करे, कोई नई पार्टी करे, लेकिन पार्टी यानी कि संगठन किसी भी वामपंथी राजनीति का मूल है। बिना संगठन के वामपंथ
कोरी गप है, कोरा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। इस बात को वह व्यक्ति कह रहा है जो दुर्भाग्य से अभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है, सच्चाई को जानना चाहिए। तो वामपंथ केवल एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं हो सकता। मार्क्स क्या कहते हैं वो आप, कि अब तक के दर्शन जो हैं, उन्होंने अब तक के जितने दर्शन हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने दुनिया को अपने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। सवाल दुनिया को बदलने का है। इन दो पंक्तियों में मार्क्स क्या कह रहे हैं? इन दो पंक्तियों में बेसिकली मार्क्स कई सारी बातें कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि मार्क्सवाद एक सकर्मक दर्शन है, यानी ये कोई कोरी इंटेलेक्चुअल हवाबाजी नहीं है, कोरी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। मार्क्सवाद के सामने जो सवाल है वो दुनिया को बदलने का है, यानी दुनिया को बदलने की प्रक्रिया में शामिल हुए बिना मार्क्सवादी होना, हम लोग यूनिवर्सिटी के टाइम में कहते थे मार्क्सोलॉजिस्ट होना है। आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, आपकी किताबें काम आ सकती हैं, लेकिन दुनिया के परिवर्तन की उस प्रक्रिया में अगर आप शामिल नहीं हैं तो आप खुद को मार्क्सिस्ट नहीं कह सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा वो क्या कहते हैं, दूसरी बात और महत्वपूर्ण वो कहते हैं, उसको आप देखिए। अब तक के दार्शनिकों को दुनिया ने अपने तरीके से एनालाइज किया है, तो वो अब तक की जो पूरी दार्शनिक परंपरा है दुनिया में, ज्ञान और विज्ञान की जितनी परंपरा है, उसको ऐसा नहीं है कि मटिया देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको नकार देते हैं। उस पूरी परंपरा में खुद को जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं जो जुड़ा हूं, या हम जो जुड़े हैं, या मार्क्सवाद ने जो जोड़ा है, वो इस व्याख्या के आगे दुनिया को बदलने के सवाल को जोड़ा है। यानी अभी तक दर्शन की जो विषय वस्तु थी, वो जो दुनिया है उसकी व्याख्या थी, उससे हमने व्याख्या सीखी और उसमें अपनी तरफ से जोड़ा कि इस व्याख्या के सहारे दुनिया को बदला कैसा जाए। यानी दर्शन को एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से निकालकर, सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज थी जो, उसको एक सकर्मक दर्शन में परिवर्तित किया, दुनिया को बदलने की प्रक्रिया में लगे हुए दर्शन में परिवर्तित किया। इस मोटी बात की समझ के बिना, और वो जो मैं पहले कह चुका हूं कि दुनिया को बदलने का जो काम होगा वो व्यक्ति नहीं करेगा, हमेशा संगठन करेगा, और संगठन जो होगा वो निश्चित रूप से एक कोई कम्युनिस्ट पार्टी होगी। तो ये सारी चीजें उस दो लाइन में जो मार्क्स की कब्र पे लिखी गई है, यूं ही नहीं लिख दी गई, उस दो लाइन में आप देखेंगे इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो टूल था, इसी टूल से उन्होंने इकोनॉमी को भी एनालाइज किया। मार्क्सवाद का पूरा आर्थिक सिद्धांत विकसित किया। आर्थिक सिद्धांत, जिन लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैंने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है, आप जानते हैं कि फला जगह से आके अंततः वो लाभ के मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है, वो हमेशा किसी ना किसी तरह से आप देखेंगे कि वो आर्थिक सिद्धांतों का मूल रहा। मार्क्स ने एम्फेसिस को, सुई को लाभ से हटाकर श्रमिकों के श्रम पर लाकर टिका दिया। उन्होंने यह बताया कि श्रमिक जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, उस श्रम की पूरी कीमत उसको नहीं मिलती है, और उस श्रम की जब उसको पूरी कीमत नहीं मिलती है तो जो अधिशेष होता है, जिसको सरप्लस वैल्यू उन्होंने कहा, यह सारा का सारा पूंजीपति के पास कलेक्ट होता है, यही उसका प्रॉफिट है। यह एक शोषण की व्यवस्था बनाता है जिसमें श्रमिक को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। इसके बरक्स मार्क्स एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार योगदान कर सके और साथ में उसको जरूरत के हिसाब से उसकी जरूरतें पूरी की जा सके। ये मैंने बहुत मोटा मोटा आपको मार्क्सवाद के बेसिक्स बताने की कोशिश की है। अभी ये स्टडी सर्किल मैंने शुरू भी नहीं की है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ये बातें मुझे लगा था कि मार्क्सवाद की कोई स्टडी सर्किल शुरू करने से पहले इन चीजों को समझ लेना जरूरी है। पहला, कि मार्क्सवाद एक सकर्मक दर्शन है। दूसरा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसका बेसिक टूल है। तीसरा, चूंकि ये एक सकर्मक दर्शन है इसलिए ये सिर्फ दुनिया की व्याख्या नहीं करता, दुनिया को बदलने की बात करता है। अगला, कि दुनिया को बदलने की कोई भी प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकती है, यह हमेशा एक संगठन करेगा, वह संगठन कम्युनिस्ट पार्टी होगा। और आखिरी बात यह कि मार्क्सवाद केवल ज्ञान अर्जन करने का या ज्ञान के सहारे दूसरों को आतंकित करने का कोई साधन नहीं हो सकता। मार्क्स के हिसाब से, मार्क्सवादी दर्शन के हिसाब से, ज्ञान एक सामाजिक संपत्ति है। मैं आज अगर आपके सामने कुछ बोल रहा हूं तो इसमें एक शब्द मैंने ऐसा नहीं कहा है जिसका मैंने आविष्कार किया हो। यह सारा कुछ मुझे कहीं और से मिला है, मुझे समाज के एक हिस्से ने यह सारा कुछ सिखाया है।
इसलिए मेरे फराइज में यह शामिल है कि मैं जितने लोगों को यह सब बता सकता हूं वो बताऊं। ना तो उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया था, ना मैं किसी के ऊपर एहसान करूंगा, और ना ही ऐसा करके जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे किसी भी मामले में मैं श्रेष्ठ साबित हो जाऊंगा। क्योंकि जहां श्रेष्ठता बोध का मामला होता है, जहां गुरु शिष्य और श्रेष्ठता बोध का मामला होता है, वहां आप समझ लीजिए कि सारी चीजें नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जहां ज्ञान को वर्चस्व का साधन बना दिया जाता है, वहां फिर ज्ञान जो होता है वो उस काम में नहीं आता है जिस काम में मार्क्स उसको लाना चाहते थे। आज एक और बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दर्शन क्या है? अगर मार्क्सवाद दर्शन है तो दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है? बहुत सारे लोगों ने फिलॉसफी में एमए और एमफिल और पीएचडी वगैरह किया होगा, उनके पास इसकी बहुत ठोस उत्तर होगा। मेरे पास इसका मोटा उत्तर है। दर्शन जीवन को देखने का एक नजरिया है। आमतौर पे क्या कहा जाता है? आमतौर पे कहता है, अरे बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहे हो। ये फिलॉसफी झाड़ने वाला या फिलॉसफर कोई आसमानी चीज है, ये सारी समझ इसलिए पैदा हुई क्योंकि दर्शन को इतना ज्यादा उलझा कर ऐसी वायवीय और ऐसी मुश्किल और ऐसी कठिन भाषा में आपके सामने पेश किया गया, हमारे सामने पेश किया गया कि दर्शन एक वर्ग विशेष की चीज रह गया। अगर भारत में देखें तो ब्राह्मणों के हाथ में पूरा दार्शनिक परंपरा थी, तो जो भाषा उसमें रखी गई, जो उसके सारे उपमान और उपमेय चुने गए, वो सारे जो थे वो आम जनता के लिए समझ में आने वाले नहीं थे। इसलिए दर्शन को इतना उलझाया गया था। लेकिन जिस दर्शन की बात मैं कर रहा हूं, मार्क्सवादी दर्शन की, उसको तो जनता को समझाना है, उसको जनता के बीच में जाना है, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में नहीं रहना है। इसलिए उसकी बात जब भी होगी तो बहुत साधारण भाषा में होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दर्शन जीवन को देखने का नजरिया है। उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि व्यापार में किसी को घाटा हो गया। दो तरह की इसकी व्याख्या है। एक व्याख्या है कि अब ईश्वर की इच्छा थी, हो गया, क्या कर सकते हैं। और दूसरी जो व्याख्या है वो उन वस्तुगत स्थितियों की एनालिसिस करेगी जिसकी वजह से घाटा हुआ। यानी सरकार की नीतियां हो सकती हैं, डिमांड में कमी हो सकती है, बाजार की परिस्थितियां हो सकती हैं। ये सारी जो वास्तविक स्थितियां, जमीनी स्थितियां हैं, उनकी एनालिसिस करके बताएगी कि क्यों व्यापार में घाटा हुआ है। यह जो पहला तरीका है सोचने का, जिसमें ईश्वर के ऊपर हुई है सोई जो राम रचि राखा, ये वाला जो तरीका है, दरअसल यही भाववादी दर्शन है। भाववादी दर्शन ये मानता है कि सब कुछ पहले से तय है, प्रकृति प्रमुख है, ईश्वर प्रमुख है, और यहां हम कुछ तय नहीं कर सकते। मैं और डिटेल में आऊंगा, ये बेसिक्स में आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका जिसमें वस्तुगत परिस्थितियों का वस्तुगत मूल्यांकन आप करते हैं, यह भौतिकवाद है। और यही मैं एक बात और क्लियर कर दूं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हमारा दर्शन बहुत भाववादी रहा है, पश्चिम वाले बहुत भौतिकवादी हो गए। और भौतिकवादी होने का अर्थ यह लिया जाता है कि बहुत सारा सामान वामान जो खरीद रहा हो और बाकी सब हो वो भौतिकवादी है, जो ईश्वर में से दिन रात लगा हुआ वो भाववादी है। यह एक गलत समझदारी है, ऐसा कतई नहीं है। अगर आप भाववादी दर्शन को देखेंगे तो मैं आपको एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा। एक श्लोक अगर मुझे याद आ गया, हाँ याद ही है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनापनोति, क्या है, धनमापनोति, धनात् धर्म ततो सुखम। यानी विद्या से विनय मिलता है, विनय से धन मिलता है, धन से धर्म होता है और उससे सुख होता है। तो एक तरफ आपको लग रहा है कि यह बड़ा भाववादी है, बड़ा नैतिकतावादी है, लेकिन इसके लक्ष्य में क्या है? सुख है। अब मैं अगली बार जब मैं आऊंगा और भाववाद और भौतिकवाद पे विस्तार में बात करूंगा तो आपके समझ में आएगा कि ना तो भारतीय दर्शन परंपरा सिर्फ भाववादी है और ना पश्चिमी दर्शन परंपरा पूरी तरह से भौतिकवादी है। दोनों परंपराओं में भाववाद और भौतिकवाद के बीच का संघर्ष लगातार चलता रहा है। भाववादी वो रहे हैं जिन्होंने ये माना, जैसा मैंने कहा कि ईश्वर प्रमुख है, ज्यादातर ईश्वरीय दर्शन रहे हैं, बाकी सब जिन्होंने प्रकृति को प्रमुख माना और माना कि आप सब कुछ तय नहीं कर सकते हैं, सब कुछ पहले से तय होगा। हालांकि ये भी पूरी तरह से परिभाषा नहीं है, मैं जब अगली बार आऊंगा, चूंकि विस्तार से अगली बार बात करना है तो मैं करूंगा।
और भौतिकवादी दर्शन वो थे जिन दर्शनों ने वस्तुगत परिस्थितियों के मूल्यांकन की बात की, जैसे भारत में चारवाक की परंपरा के दर्शन से अगर आप लोग परिचित होंगे। और इन दोनों दर्शन परंपराओं का संघर्ष लगातार चलता रहा। अगर भारत में देखें तो भाववादी परंपरा का जो सबसे प्रतिष्ठित दर्शन हुआ, जो वर्चस्वशाली दर्शन हुआ, वो दर्शन हुआ शंकर का वेदांत दर्शन। तो हम लोग कल इस पर आगे, जब कल या परसों जब भी मैं फिर से लाइव आऊंगा, तो हम लोग भाववाद और भौतिकवाद पे बात करेंगे। और हम बात करेंगे भारतीय दर्शन परंपरा में भाववाद कैसा रहा और भौतिकवाद कैसा रहा। हम कोशिश करेंगे कि पश्चिमी दर्शन जो है उसमें भी भाववाद और भौतिकवाद की परंपरा को देखें, और साथ में और विस्तार से देखें कि भाववाद क्या है और भौतिकवाद क्या है। इस पर हम अगली बार विस्तार से बात करेंगे। खत्म करने से पहले आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बात, सुनना कभी भी पढ़ने का विकल्प नहीं हो सकता है। इस बात को बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि कोई अशोक कुमार पांडे की तो खैर औकात ही क्या है, कोई दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भी सिर्फ भाषण देगा, आप सुन लेंगे और उससे आपका काम चल जाएगा। ऐसा कतई नहीं होगा। इसलिए टास्क भी मैं दे रहा हूं। मेरे पापा शिक्षक थे और 2-3 काम वो बड़ा अच्छा करते थे। जैसे जब मैथ्स पढ़ाते थे तो वो कभी भी सॉल्व नहीं करते थे कोई क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देते थे। सॉल्व जो क्वेश्चन होते थे वो हमें समझा देते थे, और अनसॉल्व कहते थे खुद करो, फंसेगा तो बताऊंगा, और फंसने पर भी बताते नहीं थे। घंटों उलझने के बाद जब उनको लगता था कि अब लड़का नहीं निकल पाएगा, तब वो एक इशारा करते थे कि अरे ये नहीं है, स्क्वायर है ना, यहां पे ये कर दो वो कर दो। तो अनसॉल्व क्वेश्चन से जूझना जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक ज्ञान नहीं आएगा। ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया है, इसलिए मुझे इसका फायदा मिला है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि कितना भी सुन लीजिए, आप कहेंगे तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो के लिंक्स पोस्ट कर दूंगा जिसमें पूंजी को कैसे पढ़ा जाए, या पूंजी के एनालिसिस और बाकी किताबों के एनालिसिस है। खूब इंटरनेशनल में अंग्रेजी में तो खूब सारा उपलब्ध है, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद पढ़ना खुद पड़ेगा। तो मेरा पहला टास्क आप लोगों को है, बड़ी आसानी से इंटरनेट पे उपलब्ध है कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो। इतनी खूबसूरत कविता, इतनी सुंदर कहानी, इतना प्यारा उपन्यास मैंने जीवन में दूसरा नहीं पढ़ा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर मैं मार्क्सिस्ट नहीं भी होता, सिर्फ साहित्यकार होता, तो सिर्फ उसकी भाषा के लिए, सिर्फ उसके लय के लिए, सिर्फ उसके प्रतीकों और बिंबों के लिए मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कभी भी बैठकर एक सिटिंग में पूरा पढ़ सकता था। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बार जाइए, पढ़िए, और कल मैं एक पोस्ट लिखूंगा, उसमें जो लोग भी आज की बातचीत पे जो सारा सवाल पूछना चाहें वही सारे सवाल पूछ लें। मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की, और जिनका जवाब नहीं दे पाऊंगा उनको पढ़ के समझ के अगली बार फिर मैं आपसे बात करूंगा। और आखिरी के आखिरी वाली बात, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। दुनिया का कोई शिक्षक सर्वज्ञ नहीं है। जो खुद को सर्वज्ञ कहता है वह सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है या धूर्त। इसलिए यह उम्मीद मत कीजिए कि आपकी सारी परेशानियों का, आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास होगा। बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब मेरे पास नहीं होगा, लेकिन हम मिलकर खोजेंगे, क्योंकि संगठन में शक्ति है, व्यक्ति में नहीं। शुक्रिया।